पिछले हफ्ते पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर 5 साल के लिए पाबंदी आयद कर दी गई। इस तंजीम से जुड़े सैकड़ों लोगों की गिरफ्तारी भी हुई। सरकार का कहना है कि पीएफआई मुसलमानों और देश के लिए नए नए मसले खड़े कर रही थी, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई करना जरूरी हो गया था। आदाब, मैं हूं आतिर खान। देश और दुनिया की बड़ी खबरें लेकर हम हाजिर हैं। आइए सुनते हैं हेडलाइंस। क्या गैर मुल्की दहशतगर्द जमातों से जुड़े थे पीएफआई के तार? पीएफआई पर अचानक नहीं लगाई गई पाबंदी। पाबंदी की हिमायत में उतरे मुस्लिम जमातें। पीएफआई तेजी से बना रही थी अपनी पकड़। कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां भी चाहती थीं पीएफआई पर पाबंदी। साउथ इंडिया में अपनी जड़ें मजबूत करने के बाद पीएफआई पिछले कुछ सालों में मुल्क के दूसरे हिस्से में भी तेजी से फैल रही थी। इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी एजेंसीज के जॉइंट ऑपरेशन में देश भर में छापेमारी कर पीएफआई से जुड़े 240 लोगों की गिरफ्तारी की गई और उसके बाद 28 सितंबर को उस पर 5 साल के लिए पाबंदी लगा दी गई। उसके लीडरों को दिल्ली समेत देश के बड़े बड़े शहरों से गिरफ्तार किया गया और यूएपीए के तहत मुकदमे दायर किए गए। सरकार ने पीएफआई पर जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश और इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया के साथ राब्तों का हवाला देते हुए पाबंदी लगाई। सरकार ने नोटिफिकेशन में आगे कहा कि ऑल इंडिया इमाम काउंसिल समेत उसके साथी 8 जमातों के साथ मुल्क की सलामती और आपसी भाईचारे बिगाड़ने का इल्ज़ाम। पीएफआई की सरगर्मियों पर नजर डालें तो मालूम होता है कि 2019 में यूपी सरकार ने सेंट्रल गवर्नमेंट को एक लेटर भेजा था जिसमें उसने कहा था कि सूबे में सीएए कानून में तब्दीलियां करने के मामले में जो प्रोटेस्ट हुए थे और जो वायलेंस हुआ था उसमें पीएफआई का हाथ था और उस पर फौरन पाबंदी आयद की जाए। यूपी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि इस तंजीम के लोगों का ताल्लुक सिमी से रह चुका है और इसमें ज़्यादातर सिमी से जुड़े हुए लोग हैं। उनके मुताबिक पुलिस जांच में इस बात के सबूत भी मिले हैं। सूबे में तशद्दुद बढ़ाने के इल्ज़ाम में यूपी पुलिस ने पीएफआई के स्टेट प्रेसिडेंट वसीम अहमद समेत 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया था। यूँ तो पीएफआई बहुत पहले से काम कर रही थी, लेकिन 4-5 छोटी छोटी तंजीमों के साथ मिलकर 22 नवंबर 2006 में उसका वजूद सामने आया। दिसंबर 2020 में यूपी का मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो केरल के जर्नलिस्ट कप्पन के घर से मिले दस्तावेजों सुप्रीम कोर्ट में पेश करते हुए कहा गया कि दस्तावेजों में सिमी की जगह पीएफआई कायम करने की बात सामने आई है और उस पर पाबंदी लगाने की मांग की गई। कहा गया कि सरकार के सामने आए सबूतों की बुनियाद पर कार्रवाई की गई है। अब अदालतों की जिम्मेदारी है वो सच्चाई का पता लगाएंगी। अगर मीडिया के सर्वों पर यकीन करें तो 73% मुसलमान पीएफआई पर पाबंदी के हिमायत में हैं और कुछ मुस्लिम जमातें, ख़ास तौर पर सूफियों की जमातों ने सरकार के कदम का इस्तकबाल भी किया है। इस बारे में कुल हिंद पासमानदा मुस्लिम महाज ने कहा कि एनआईए की छापेमारी में जो दस्तावेज सामने आए हैं उनसे जग जाहिर हो गया है कि ये जमात मुल्क के अंदर समाजी भाईचारे के खिलाफ काम कर रही थी, लेकिन कई सरकार के मुखालिफ पार्टियों ने इस पाबंदी को गलत भी बताया है। पीएफआई और उसके साथ जमातों पर पाबंदी की इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रेसिडेंट असदुद्दीन ओवैसी और समाजवादी लीडर शफीकुर रहमान बर्क समेत तमाम मुखालिफ नेताओं के बाद अब बीएसपी के मेंबर पार्लियामेंट फजलुर रहमान ने भी इस पाबंदी की मुखालफत की है। उनका कहना है कि पीएफआई से बीजेपी को सियासी खतरा था। इसके अलावा मुसलमानों की चंद बड़ी पार्टियां जैसे जमाते इस्लामी हिंद और जमीयतुल उलेमा हिंद ने भी हुकूमत के इस कदम को गलत बताया है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के शास्त्री पार्क स्थित कादरी मस्जिद के मुफ्ती अशफाक हुसैन कादरी, सुन्नी जामा मस्जिद रतलाम के मुफ्ती बिलाल निज़ामी, हमीरपुर के मौलाना शाहिद मिस्ताही ने कहा है कि वो पीएफआई पर पाबंदी का स्वागत करते हैं। इस पर न सिर्फ 5 साल की बल्कि सारी जिंदगी के लिए पाबंदी लग जानी चाहिए। काम अच्छा हो या बुरा, उसके पीछे एक वजह होती है। हमें दरअसल इसी वजह को तलाश करना चाहिए। ये बताया जा रहा है कि केरल से चलकर मुल्क के ज़्यादातर सूबों में फैलने वाली पीएफआई से ज़्यादातर नौजवानों और मुसलमानों का वो तबका जुड़ा था जो ज़रूरतमंद या पासमानदा था। उनकी ज़रूरतें पूरी करने के लिए ना कोई सियासी जमात सामने आई और ना सरकार की नज़र उन पर गई।
ऐसे लोग आसानी से भड़कावे में आ जाते हैं, जिनके पास ना तालीम और ना रिसोर्सेज हैं। चुनाचे समाज में कुछ खुदगर्ज लोग सीधे साधे लोगों को इस्तेमाल आसानी से कर लेते हैं, और ऐसे ही इस मामले में भी हुआ। पीएफआई के अशरफ लीडरों ने अपनी सियासी और समाजी फायदे हासिल करने के लिए उनका भरपूर इस्तेमाल किया। अब इसमें मुल्क के भाईचारे को खतरा पहुंचाने की बात हो या फिर दहशतगर्दी की बात करके किसी को डराने या धमकाने की बात हो, पीएफआई या उसकी दूसरी साथी जमातों पर जो कार्रवाई की गई है, उससे अब मुसलमानों की समझ में आ जाना चाहिए कि इस तरह के सब्ज़बाग दिखाने वालों के चक्कर में पड़ना नुकसानदेह है, और कामयाबी हासिल करके मुल्क और कौम का नाम रोशन करने में ही समझदारी है। वक्त आ गया है कि मुसलमानों पर जो छाप लग गई है, उससे अब बाहर निकलें और एक तरक्की याफ्ता कौम बनकर उभरें। कुछ लोगों ने यह कहकर गलतफहमी फैलाई कि सिर्फ बीजेपी ने अपने फ़ायदे के लिए पीएफआई पर पाबंदी की हिमायत की है, जबकि यह हकीकत नहीं है। असलियत यह है कि वामपंथी पार्टियों और कांग्रेस ने भी पीएफआई की मुखालफत की थी। वामपंथी और कांग्रेस नेता भी चाहते थे कि पीएफआई पर पाबंदी लगे। इतिहासकार साकिब सलीम ने आवाज़ द वॉइस में अपने आर्टिकल में कई सच्चाइयों को सामने रखा है। वो कहते हैं कि राजनीतिक कार्यकर्ताओं द्वारा सोशल मीडिया की कहानियों से तंग आकर लोग ये मान रहे हैं कि एनआईए की कार्रवाई सत्तारूढ़ राजनीतिक दल की वजह से हुई है, और वामपंथी सहित विपक्षी दल इस संगठन के खिलाफ किसी भी कार्रवाई का समर्थन नहीं करते थे। हकीकत में वामपंथी पार्टियां, विशेष रूप से सीपीआईएम, पीएफआई पर पाबंदी की मांग कर रही थी। कांग्रेस ने भी पिछले कुछ वर्षों में इसी तरह की मांग की थी। इतिहासकार कहते हैं कि 19 अगस्त 2010 को केरल की सीपीआईएम सरकार में मंत्री एमबी राजेश ने लोकसभा में कहा था कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एक ऐसा संगठन है जिसका अंतर्राष्ट्रीय आतंकी नेटवर्क के साथ नज़दीकी ताल्लुक है। उसे विलायत से बड़े पैमाने पर चंदा मिल रहा है, और एनजीओ और मानवाधिकार आंदोलन की आड़ में वो अपनी सरगर्मियां जारी रखे हुए हैं। केवल केंद्र जांच एजेंसियां ही उनके अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन और फंडिंग के विदेशी स्रोतों की जांच कर सकती हैं। सांसद राजेश की ये मांग कोई असामान्य घटना नहीं थी, बल्कि ये उनकी पार्टी का मजबूत नजरिया था। 2010 जुलाई में केरल के सीएम वीएस अच्युतानंदन ने कहा था कि पीएफआई के लोग 20 वर्षों में केरल को मुस्लिम बहुल राज्य में बदलना चाहते हैं। वो लोगों को इस्लाम में कन्वर्ट करने के लिए पैसे और अन्य लालच का इस्तेमाल कर रहे हैं। मुस्लिम आबादी ज़्यादा बढ़ाने के लिए वो अपनी कम्युनिटी के बाहर की औरतों से शादी भी करते हैं। केरल साबिक सीएम अच्युतानंदन के इस कमेंट का केरल के मौजूदा सीएम पिनराई विजयन ने भी बचाव किया था। साकिब बताते हैं कि यदि हम और पीछे जाएं तो सन 2009 के शाहीन शाह बनाम केरल सरकार मामले में पुलिस ने उच्च न्यायालय को बताया था कि पीएफआई की सरगर्मियों को विलायती एजेंसियों द्वारा लोगों को जबरन कन्वर्ट करने के लिए फाइनेंस किया जा रहा था। साकिब कहते हैं कि इसी तरह कांग्रेस का रवैया भी अलग नहीं था। सन 2012 में केरल की कांग्रेस सरकार में ओमन चंडी ने केरल के विभिन्न जिलों में पीएफआई की आज़ादी परेड पर प्रतिबंध लगा दिया था। कांग्रेसी सरकार ने उच्च न्यायालय को बताया था कि उसका फैसला इस परेड के बेजा मकसदों के बारे में एक खुफिया रिपोर्ट पर आधारित था। अप्रैल 2013 में केरल की कांग्रेस सरकार ने पीएफआई के कथित दहशतगर्द हथियार ट्रेनिंग कैंप पर सूबे में कई जगह छापेमारी की और कम से कम 21 पीएफआई के लोगों पर दहशतगर्दी में उनके साठगांठ के सबूत मिलने पर यूएपीए के तहत कार्रवाई की थी। 2018 में केरल की वामपंथी सरकार ने भारत सरकार से पीएफआई को उसके कथित आतंकवादी लिंक की वजह से प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। बताया गया कि पीएम नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह और केरल पुलिस प्रमुख लोकनाथ बेहरा की एक बैठक में सूबे में पीएफआई के बढ़वार और सरगर्मियों पर एक बड़ी रिपोर्ट पेश की गई थी। द हिंदू अखबार ने अपनी रिपोर्ट में कहा था, गृह राज्यमंत्री रिजिजू ने कहा है कि केरल सरकार ने पीएफआई पर प्रतिबंध लगाने के लिए दबाव डाला है और हम मामले की जांच कर रहे हैं।
अब एनआईए द्वारा कथित आतंकवादी संबंधों की जांच की जा रही है, इसलिए एनआईए की कार्रवाई राजनीति से ही प्रेरित थी, ये कहना मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि हिंदुस्तानी सियासी के लेफ्ट, राइट और सेंटर की पार्टियां लंबे समय से पीएफआई के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रही थी। इस हफ्ते इतना ही। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। आदाब।